Namaskar everyone, this is Anju and you are watching Grow Up. Welcome to class 1 of our free special educator course. Today we'll cover the topic human growth and development in detail with practice questions as well. So this will focus on the DSSSB and KVS special educator subject specific part है वहाँ पर focus करेगी. So let's start it. Firstly, human growth and development, right? कि human growth and development होता क्या है, मानव वृद्धि और विकास. So human growth and development is a continuous process of physical, cognitive, emotional and social changes that occurs throughout a person's life and growth refers to the quantitative change, right? ठीक है कि भाई हाइट हमें दिख रहा है कि बच्चे की बढ़ रही है, वेट है, तो उसको हम ग्रोथ बोलेंगे. ठीक है, जो हमारी ऑर्गन की डेवलपमेंट बेसिकली होती है जिसको हम देख सकते हैं. वाइल डेवलपमेंट रेफर्स टू द क्वालिटेटिव चेंजेस सच एज कॉग्निशन स्किल्स, इमोशनल मैच्योरिटी एंड पर्सनैलिटी फॉर्मेशन, राइट. लेकिन जो डेवलपमेंट के डोमेन्स हैं, ठीक है, वो ज़्यादा क्वालिटेटिव होते हैं. ठीक है, गुणात्मक वो होते हैं. ठीक है, उनको हम ऐसे नहीं बता सकते देख के कि भाई बच्चा कितना डेवलप्ड है, राइट. आप मुझे देखोगे, मैं आपको देखूंगी, तो हम ऐसे सर्टेन खाली देख कर नहीं बता सकते कि भाई आपकी इमोशनल डेवलपमेंट कितनी है या कॉग्निटिव स्किल्स कैसे हैं आपके, राइट. तो मानव वृद्धि और विकास क्या होता है? मानव वृद्धि और विकास जो है शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक परिवर्तनों की निरंतर प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति के जीवन भर होती रहती, राइट. ये कॉन्टिन्यूस रहती थ्रू आउट द लाइफ, इवन इट स्टार्टेड फ्रॉम द प्रीनेटल एज, राइट. सो वृद्धि का जो तात्पर्य है वो मात्रात्मक परिवर्तनों से, राइट, जिनकी मात्रा से हम देखकर बता सके, राइट, कि भाई बच्चे का वेट कितना है, उसकी हाइट कितनी है, कि उसके जो अंग है वो किस प्रकार से विकसित हो रहे हैं. जबकि विकास का तात्पर्य गुणात्मक परिवर्तनों से, राइट, कि भाई आपके जो एक व्यक्ति उसके अंदर गुण कैसे हैं, ठीक है, कि उसका जो संज्ञानात्मक कौशल है वो कैसा है, उसका जो भावनात्मक परिपक्वता है वो कैसी है, तो वो होता है हमारा विकास. ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम देखेंगे सेपरेटली, ठीक है, कि ग्रोथ अलग से क्या है, क्या डोमेन्स होते हैं ग्रोथ के, एंड देन फॉर द डेवलपमेंट एज वेल. सो ग्रोथ क्या होती है? इट रेफर्स टू द क्वांटिटेटिव फिजिकल चेंजेस इन एन इंडिविजुअल्स बॉडी ओवर टाइम. It includes increases in height, weight, organ size, and skeletal structure. So it is measurable and occurs in a biological predetermined pattern. तो growth क्या होती है हमारी? measurable है. ठीक है, जो हमारा वृद्धि होती है वो क्या है, उसको हम माप सकते हैं. तो वृद्धि मापने योग्य यहाँ पर होती है. ठीक है, कि भाई बच्चे की हाइट कितनी है, वेट कितना है. अब ग्रोथ में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है? इट इन्वॉल्व्स फिजिकल चेंज, जैसे हाइट इंक्रीज हो रही है, वेट या ऑर्गन का साइज बढ़ रहा है. ठीक है, हैपन्स फॉर लिमिटेड पीरियड. ठीक है, कि ये आपकी बेसिकली अडल्टहुड तक जो है ग्रोथ आपकी फुल हो जाती है. जब आप बोलते हैं ना कि भाई बच्चा मैच्योर हो गया, या जब अडल्टहुड आ जाता है बच्चे में, तो उसकी ग्रोथ पूरी हो चुकी होती है. कि हमारे ऐसा तो नहीं कि भाई पूरी लाइफ हमारी जो है हाइट इंक्रीज ही होती रहेगी, तो वो एक सर्टेन पीरियड होता है. तो अडल्टहुड जो होता है टिपिकली, तो वहाँ पर जो है मेच्योरिटी बच्चों में आ जाती है. तो ग्रोथ एक लिमिटेड पीरियड के लिए होती है, ऐसा नहीं कि भाई थ्रू आउट द लाइफ वो चलती रहेगी, राइट. एक टाइम तक ही हमारी जो है हाइट है वो यहाँ पर इंक्रीज होगी. इन्फ्लुएंस्ड बाय जेनेटिक्स, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, राइट. तो ये हमारी जीन्स पर ज़्यादा जो है डिपेंड करती है, सॉरी. ठीक है, तो जो ग्रोथ है वो हमारे जीन्स पर ज़्यादा डिपेंड करती है. ठीक है, हमारे कि भाई मम्मी पापा कैसे हैं, तो हमारा कॉमन फैक्टर यही रहता है कि अगर मदर फादर की जो हाइट है वो ज़्यादा है, ठीक है, उनकी आइज़ का कलर कैसा है या बॉडी मास रेशियो कैसा है, तो वो हमारा जो है जेनेटिक्स पर काफ़ी यहाँ पर इन्फ्लुएंस जो है ग्रोथ होती है. ठीक है, तो इसमें शारीरिक परिवर्तन शामिल है, जैसे कि ऊंचाई है, वजन है, अंग है, वो किस आकार में वृद्धि हो रही है, तो उनको हम देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. और ये एक सीमित अवधि तक हो सकती है. ठीक है, कि जब वयस्क हो जाते हैं तो मैच्योरिटी यहाँ पर आ जाती है, राइट. तो उसके बाद ऐसा नहीं कि भाई आपकी हाइट थ्रू आउट द लाइफ बढ़ती ही जा रही है. देन आनुवांशिकी, पोषण और स्वास्थ्य इस पर प्रभावित होता है, राइट, कि भाई बच्चे का स्वास्थ्य कितना है. मान लो बच्चा यहाँ पर उसका स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं है, तो उसकी हाइट कैसे इंक्रीज होगी, राइट. उसका जो ऑर्गन है उसकी डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होगी. उसकी आनुवांशिकी कैसी है, उसके जो जीन्स है वो कैसे, उसके माता पिता कैसे, अगर वो यहाँ पर दिख रहा है कि लंबे हैं, तो ज़्यादा चांसेस होगा कि भाई बच्चा है जो उसकी भी हाइट यहाँ पर अच्छी खासी रहेगी, राइट. तो ग्रोथ क्या है? मेजरेबल है और एक क्वांटिटेटिव चेंज है, राइट, कि क्वांटिटी जो मात्रा है उसकी हम देखकर यहाँ पर उसको बता सकते हैं, राइट. देन नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट. सो डेवलपमेंट रेफर्स टू द क्वालिटेटिव चेंजेस, राइट. ये क्या है? हमारे क्वालिटेटिव चेंजेस हैं in an individual's cognitive, emotional, social and behavioral abilities over time. It involves learning, skill acquisition, personality formation and overall maturity, right. तो इनमें क्या है कि जो भी हमारा विकास होता है वो समय के साथ किसी व्यक्ति की संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक और व्यवहारिक क्षमताओं में जो भी होने वाले गुणात्मक परिवर्तन है वो यहाँ पर देखे जाते हैं, राइट. कि भाई जो मैं अब आज से 5 साल पहले जो मेरी इमोशनल मैच्योरिटी थी, ठीक है, वो कम थी, अब ज़्यादा है, या कितना उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, या वो किसी की कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, राइट.
तो ये उस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि भाई जो सामने वाला है उसकी जो कॉग्निटिव स्किल्स है, उसकी जो दिमागी शक्ति है वो कितनी अच्छी है, वो कितना इंटेलिजेंट है, ठीक है, वो उसको मेजर करके हम नहीं बता सकते, राइट। तो इसमें जैसे सीखना, कौशल अधिग्रहण की कितनी अच्छे से वो जो स्किल्स है उनको एक्वायर कर पा रहा है, और व्यक्तित्व निर्माण और समग्र परिपक्वता यहाँ पर शामिल होती है। इन्वॉल्व चेंजेस इन थिंकिंग, बिहेवियर, इमोशंस एंड सोशल स्किल्स। तो वो जैसे जैसे हमारी चीज़ होती है, लाइक डेवलपमेंट होती है, हमारी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट होती है टाइम टू टाइम, तो वो हमारे डेवलपमेंट में आता है, कॉन्टीन्यूस रहती है थ्रू आउट द लाइफ, क्योंकि हम अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। मान लो आज मैंने अगर ऐसा नहीं कि केवल फॉर्मल एजुकेशन हमें मिल रही है, अगर इनफॉर्मल एजुकेशन है तो वहाँ से भी हम बहुत सारी चीज़ें जो है कॉन्टीन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ सीखते रहते हैं, इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरनमेंट, एजुकेशन, एक्सपीरियंसेस एंड कल्चर। तो इसमें क्या है, सोच, व्यवहार, भावना और सामाजिक कौशल में परिवर्तन शामिल होते हैं, और ये जीवन भर जारी रहता है। पर्यावरण, शिक्षा, अनुभव और संस्कृति से जो हमारा विकास है वो प्रभावित रहता है, राइट, कि हमारा पर्यावरण कैसा है, वो कितना कंडक्टिव है, कि भाई हमें अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को वहाँ से मिल रही है, हमारी शिक्षा कैसी है, हमारे खुद के अनुभव कैसे रहे हैं, या हमारा सांस्कृतिक जो वातावरण है वो वहाँ पर कैसा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर डिफरेंट जो पर्सपेक्टिव्स हैं ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट है हमारा यहाँ पर बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, राइट, कि बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से अगर हम ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को देखेंगे तो वो कैसे देखेंगे। सो द बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एक्सप्लेन्स ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एज अ नेचुरल जेनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस। इट सजेस्ट दैट मोस्ट चेंजेस अकर्स ड्यू टू जेनेटिक प्रोग्रामिंग, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स विद मिनिमल इन्फ्लुएंस फ्रॉम द एनवायरनमेंट, राइट। कि बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या बोलता है कि जो ह्यूमन ग्रोथ है वो ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड होती है, ठीक है। बेसिकली जो जीन्स है वो उस प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं, और जो हमारा एनवायरनमेंट होता है उसकी इन्फ्लुएंस काफ़ी मिनिमल वहाँ पर होती है। तो मानव वृद्धि और विकास का अगर हम जैविक परिप्रेक्ष्य यहाँ पर देखें, तो जैविक परिप्रेक्ष्य मानव वृद्धि और विकास का एक प्राकृतिक आनुवांशिक रूप से नियंत्रित प्रक्रिया के रूप में समझता है, राइट, कि भाई ये जो प्रक्रिया है हमारी विकास की वो आनुवांशिक रूप से नियंत्रित है, ठीक है, कि भाई हमारे जो जीन्स है, हमारी हेरिडिटी है, तो उस पर ये डिपेंड करता है। यह सुझाव देता है कि अधिकांश परिवर्तन आनुवांशिक प्रोग्रामिंग, जैविक परिपक्वता और शारीरिक कारकों के कारण होते हैं, जिसमें पर्यावरण का न्यूनतम प्रभाव होता है, राइट, कि भाई यहाँ पर जो वातावरण है, पर्यावरण है, उसका न्यूनतम प्रभाव होता है, और मोस्टली जो है आनुवांशिकी है वो हमारे जो है विकास को यहाँ पर नियंत्रित करती है, राइट। तो ये क्या बताता है कि भाई जेनेटिक इन्फ्लुएंस यहाँ पर होती है कि भाई बच्चे की हाइट कैसी होगी, इंटेलिजेंस कितनी होगी उसकी, राइट, एंड देन पर्सनैलिटी कितनी होगी, तो वो उसके जो है पेरेंट्स है उससे इनहेरिटेड होती है। देन मैच्योरेशन प्रोसेस, तो जो डेवलपमेंट है हैपन्स इन अ फिक्स सीक्वेंस, लाइक लर्निंग टू वॉक आफ्टर क्रॉलिंग, राइट, कि जो मैच्योरेशन प्रोसेस है उसका भी एक सीक्वेंस होता है कि भाई पहले बच्चा बोर्न होगा तो वो बैठना सीखेगा, उसके बाद क्रॉलिंग करना सीखेगा, एंड उसके बाद चलना एंड रनिंग करना सीखेगा, राइट। देन मिनिमल एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस, व्हाइल द एनवायरमेंट कैन शेप एक्सपीरियंसेस, बायोलॉजिकल ग्रोथ फॉलोज अ प्री डिटरमाइंड पाथ, राइट, कि भाई हमारा इन्होंने बोला कि जो बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव देखते हैं हम ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, कि जो हमारा बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है कि हमें पहले बच्चा है तो वो बैठना ही सीखेगा एंड देन वो चलना सीखेगा, क्रॉल करना सीखेगा एंड देन चलना सीखेगा। तो अब इन्होंने क्या बोला कि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो शेप अप कर सकता है, कि मान लो बच्चा क्रॉल कर रहा है तो नई नई चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करा सकते हैं कि वो जल्दी से जल्दी चलना सीखे, राइट। तो वो खाली यहाँ पर हेल्प कर सकता है उसके एक्सपीरियंसेस को शेप अप करने के लिए। अदरवाइज जो भी सारी चीज़ें हैं कि भाई बच्चा क्रॉल करने के बाद चलना सीखेगा वो ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड है यहाँ पर, राइट। तो ये क्या बताते हैं कि भाई हमारी आनुवंशिकी का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा रहता है कि हमारी ऊंचाई कितनी होगी, हमारी बुद्धि या हमारे व्यक्तित्व के गुण है वो हमें विरासत में मिले हैं, राइट, अपने माता पिता से। आनुवंशिकी का प्रभाव हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा रहता है। देन परिपक्वता प्रक्रिया, राइट, कि जो विकास है वो एक निश्चित क्रम में होता है कि भाई जैसे बच्चा क्रॉल करने लगता है उसके बाद वो चलना सीखेगा, तो एक प्रॉपर सीक्वेंस यहाँ पर रहता है कि मैच्योरेशन जो हमारी परिपक्वता प्रक्रिया है उसका एक पार्ट रहता है, और ये भी हमारा आनुवंशिकी पर डिपेंड करता है। देन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभाव, ठीक है, कि जो हमारा पर्यावरण है उसका प्रभाव बहुत न्यूनतम रहता है, ठीक है, कि मान लो एक बच्चा ठीक है क्रॉल कर रहा है तो उसके बाद वो चलेगा तो उसको चलने के लिए हम डिफरेंट इक्विपमेंट्स दे सकते हैं, उसकी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन अगर जो उसका चलना है उसको आनुवंशिकी का जो है एक पूर्व निर्धारित पथ होता है जिसका वो अनुसरण करता है, राइट, कि भाई इसके बाद ये बच्चा चलना सीखेगा और चलने के बाद ही बच्चा रनिंग सीखेगा। ऐसा नहीं है कि भाई आप बच्चे को बस क्रॉलिंग से सीधा रनिंग करना वहाँ पर सिखा सकते हो। तो जो पर्यावरण है उसका प्रभाव यहाँ पर बहुत कम है। तो इसी के अंदर हमारी एक थ्योरी भी आती है जिसको हम जी सेल मैच्योरेशन थ्योरी बोलते हैं। सो दिस थ्योरी स्टेट्स द डेवलपमेंट अनफोल्ड्स नेचुरली एंड ऑटोमेटिकली एज स्पेसिफिक जी सेल्स, जिनको हम ग्रोथ सेल्स बोलेंगे, इन द बॉडी मैच्योर दीज सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल एंड कॉग्निटिव ग्रोथ, राइट। तो ये जो जी कोशिका का परिपक्वता का सिद्धांत है वो क्या कहता है, ये बताता है
कि शरीर में जो विशेष हमारी विकास कोशिकाएं होती हैं उनके परिपक्व होने पर विकास स्वाभाविक रूप से स्वचालित रूप से होता है, राइट। सो ये कोशिकाएं शारीरिक और संज्ञानात्मक विकास के लिए जिम्मेदार होती हैं। इन्होंने बोला कि भाई बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है तो जो भी हमारी सेल्स है वो इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल यहाँ पर होती है। सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉलोज अ प्री डिटरमाइंड प्लान, राइट, कि जो हमारी ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, तो वो बायोलॉजिकल ऑर्डर होता है, एक प्री डिटरमाइंड जो प्लान है वो उसको फॉलो करती है। सो जस्ट लाइक अ सीड ग्रोज इनटू अ ट्री विदाउट एक्सटर्नल गाइडेंस, ह्यूमन डेवलपमेंट हैपेंस इन अ नेचुरल सीक्वेंस, राइट। तो जी सेल मैच्योरेशन थ्योरी है वो क्या बताती है कि जो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो नेचुरली होती है विदाउट एनी एक्सटर्नल गाइडेंस, एक प्री डिटरमाइंड प्लान उसका होता है, राइट। तो विकास और वृद्धि का जो पूर्व निर्धारित योजना का एक पालन करती है, ये हमारी जी कोशिका परिपक्वता सिद्धांत यहाँ पर कहता है कि जैसे एक बीज होता है कि बिना किसी मार्गदर्शन के वो एक पेड़ में विकसित हो जाता है, राइट, कि जो बीज है उसे छोटा पौधा बनेगा और वो एक पेड़ बन जाएगा। तो उसी प्रकार जो मानव विकास है वो भी एक प्राकृतिक क्रम में होता है, ओके। देन सेकंड क्या बोलता है, मिनिमल एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस, राइट। तो जी सेल हमारा जो मैच्योरेशन थ्योरी है वो क्या बोलती है कि जो हमारा एनवायरमेंट की इन्फ्लुएंस होती है हमारे डेवलपमेंट के ऊपर वो बहुत कम होती है, न्यूनतम होती है। सो वाइल फैक्टर्स लाइक डाइट एंड एक्सरसाइज कैन अफेक्ट डेवलपमेंट, दे कैन नॉट चेंज द ऑर्डर ऑफ मैच्योरेशन, राइट। कि जो डाइट है, बच्चा एक्सरसाइज कर रहा है नहीं कर रहा, तो वो थोड़ा बहुत इफेक्ट कर सकती है, लेकिन जो कंप्लीट ऑर्डर है बच्चे के मैच्योरेशन का उसको चेंज नहीं कर सकती। फॉर इंस्टेंस अ चाइल्ड कैन नॉट स्टार्ट रनिंग बिफोर लर्निंग टू वॉक नो मैटर हाउ मच ट्रेनिंग दे रिसीव, राइट। कि भाई अगर बच्चा चलना नहीं सीख रहा तो आप उसको कितनी ही यहाँ पर जो है ट्रेनिंग दे लो, उसको आप जो है रनिंग करना नहीं सिखा सकते। तो यही बता रहे हैं कि भाई जो एनवायरमेंट की इन्फ्लुएंस है वो बहुत यहाँ पर कम रहती है, न्यूनतम रहती है। जबकि जैसे कि न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभाव हमारा कैसा होता है, जब आहार और व्यायाम जैसे कारक है हमारे विकास को प्रभावित कर सकते हैं, राइट। कि हम कोई काम जो है एक्सरसाइज कर रहे हैं तो थोड़ा और ज्यादा अच्छे से उसको कर सकते हैं, लेकिन जो परिपक्वता है उसके क्रम को हम नहीं बदल सकते, ठीक है। कि जैसे कोई बच्चा जो है चल नहीं पा रहा तो उसको हम कितनी ही यहाँ पर जो है ट्रेनिंग दे ले, उसको दौड़ाना हम यहाँ पर नहीं सिखा सकते, राइट। चाहे उसे कितना भी जो है प्रशिक्षण हम दे दें, तो जो हमारा पर्यावरण का प्रभाव है वो यहाँ पर जो है न्यूनतम रहेगा, राइट। देन रोल्स ऑफ जी सेल्स इन डेवलपमेंट, जो हमारी ग्रोथ सेल्स है उनका क्या रोल है। सो दीज स्पेशलाइज सेल्स कंट्रोल ग्रोथ, स्पोर्ट्स, ब्रेन डेवलपमेंट एंड मोटर स्किल, राइट। तो उनको ये यहाँ पर कंट्रोल करती है हमारी ब्रेन के डेवलपमेंट को, हमारी मोटर स्किल्स होते हैं जो उनको। सो व्हेन ग्रोथ सेल्स रीच अ सर्टेन स्टेज ऑफ मैच्योरेशन न्यू एबिलिटीज एमर्ज, ठीक है। कि भाई जब सर्टेन स्टेज को एक्वायर कर लेती हैं, ठीक है, लाइक अर्ली चाइल्डहुड जब आता है तो बच्चे के अंदर खुद से लैंग्वेज स्किल्स यहाँ पर आ जाते हैं, राइट। तो विकास में जी कोशिकाओं की भूमिका क्या रहती है कि ये विशेष कोशिकाएं विकास की गति, मस्तिष्क का विकास और जो मोटर कौशल होते हैं उनको नियंत्रित करती है। जबकि जो जी कोशिकाएं होती हैं परिपक्वता के एक निश्चित चरण तक पहुंचती है तो नई क्षमताएं स्वाभाविक रूप से उभरती है, राइट। कि भाई बच्चा 1 से 2 साल तक का बच्चा ऑटोमेटिकली जो है बोलने यहाँ पर लग जाएगा, राइट। तो वो क्या होती है, जो उसकी जो जी कोशिकाएं हैं वो यहाँ पर मैच्योर होने लग जाती हैं, ठीक है। तो वो नई क्षमताएं यहाँ पर उनमें खुद ब खुद आने लग जाती है, ठीक है। वो काफी 1-2 वर्ड बोलेगा, फिर वो ज्यादा बोलने लग जाएगा, ठीक है। वो क्रॉल करना सीखेगा किसी स्टेज ऑफ लाइफ में, देन आगे जाकर वो चलना सीख जाएगा आराम से। तो वो जो है यहाँ पर जब जी सेल्स मैच्योर होती हैं, उनमें जब परिपक्वता आती है तो नई क्षमताएं जो है बच्चों के अंदर उन स्टेजेस में विकसित होती हैं। देन यूनिवर्सल ग्रोथ पैटर्न होता है कि ग्रोथ का पैटर्न जो है सेम रहता है। कि भाई बच्चे को जब बोर्न हुआ उसके बाद जब बच्चा बैठना सीखेगा, उसके बाद बच्चा क्रोल करना सीखेगा, देन चलना, देन रनिंग करना, ठीक है। तो जो ग्रोथ का पैटर्न है वो यूनिवर्सल है, चाहे कितने भी जो है डिफरेंट कल्चर हो या डिफरेंट एनवायरमेंट हो, राइट। तो ये शो करता है कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स कितने डोमिनेंट है, ठीक है। कि वहाँ पर जो एनवायरमेंट है, जो वातावरण है, उसका इम्पैक्ट पड़ ही नहीं रहा है, एक प्री डिटरमाइंड जो तरीका है उसी तरीके से जो है यहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है। देन नेक्स्ट है हमारा, हमने बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कर लिया। देन नेक्स्ट है कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, राइट। कि जो मानव विकास का संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य है वो यहाँ पर क्या कहता है। सो द कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव एक्सप्लेन्स हाउ ह्यूमन थिंक, लर्न, रिमेंबर एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स एज they grow. It focuses on how intelligence develops over time and how individuals process information, right? तो जो हमारा संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य है, ये कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव, ये बताता है कि जो मनुष्य है वो कैसे सोचते हैं, सीखते हैं या किसी चीज़ को याद रखते हैं और बड़े होने पर समस्याओं को हल करते हैं। इसी जो हमारा कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव है इस बात पर भी ध्यान केंद्रित करता है कि समय के साथ बुद्धि कैसे विकसित होती है और अधिक सूचनाओं को कैसे संसाधित करते हैं, राइट। कि जब हम छोटे थे भाई हमारे जो क्वेश्चन आंसर्स होते थे वो 1 लाइन के होते थे, 1 वर्ड के होते थे, फिर 1 लाइन के। अब हम इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर यहाँ पर लर्न कर पा रहे हैं, तो वो हमारी डेवलपमेंट ही यहाँ पर हो रही है, राइट। कि इस स्टेज ऑफ टाइम पे हम कितना ज़्यादा यहाँ पर कर रहे हैं, तो वो हमारा कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव होता है, ठीक है। हमारे माइंड की एबिलिटी कितनी है, कितना हम थिंक कर पा रहे हैं, कितना लर्न कर पा रहे हैं, कितना रिमेंबर कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमारी 2 मेजर थ्योरीज हैं जिन्होंने
कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव पर काम किया है वो है हमारी जीन पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी एंड लेव वाइगोट्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी, उनको भी हम यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट इज आर जीन पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो जीन पियाजे क्या बिलीव करते हैं दैट चिल्ड्रंस थिंकिंग डेवलप्स इन स्टेजेस एज दे ग्रो, राइट, कि भाई इन्होंने स्टेजेस के जिक्र किया था कि भाई SPCF सेंसरी प्री ऑपरेशनल, कंप्लीट ऑपरेशनल एंड देन फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज होती हैं, ठीक है। तो इनमें जो है बच्चों की थिंकिंग डेवलप होती है स्टेजेस में एज ए ग्रो, ठीक है। तो जब उन्होंने इन चीज़ को स्टेजेस में ब्रेक कर दिया तो उनका अगर हम बोलेंगे कि भाई जीन पियाजे ने यहाँ पर जो है डेवलपमेंट को डिसकॉन्टिन्यूस बता दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने इन चीज़ को स्टेजेस में यहाँ पर ब्रेक कर दिया। ही सजेस्टेड दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस एंड अकर इन 4 स्टेजेस, राइट, सेंसरी ऑपरेशनल, देन प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल, ये इन्होंने स्टेजेस यहाँ पर बताई थी। पियाजे प्रपोज दैट एवरी चाइल्ड मूव्स थ्रू 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन अ सीक्वेंशियल बिल्डिंग एंड कॉन्टिन्यूस मैनर, राइट। तो जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वो क्या बताता है, उनका मानना था कि जो बच्चे हैं उनकी सोच उनके बड़े होने के साथ जो चरण होते हैं, राइट, तो उनमें विकसित होती है। और उन्होंने सुझाव दिया कि संज्ञानात्मक विकास एक संरचित प्रक्रिया है जो 4 चरणों में होती है, ठीक है। तो जो पियाजे थे उन्होंने प्रस्तावित किया कि बच्चा क्रमिक निर्माण और निरंतर तरीके से संज्ञानात्मक जो विकास है उसके 4 चरणों से यहाँ पर गुजरता है, ठीक है। तो वो कौन कौन से चरण हैं? तो फर्स्ट है हमारा सेंसरी मोटर, जिसको संवेदी मोटर चरण बोलते हैं। ये हमारा 0 से 2 वर्ष तक होता है। सो इन्फेंट्स एक्सप्लोर द वर्ल्ड यूजिंग देयर सेंसेस, राइट, कि जैसे इसके नाम से ही दिख रहा है सेंसरी मोटर, ठीक है, कि जो बच्चे की सेंसेस होती है वो यहाँ पर टीचर होती है, राइट। उनके थ्रू, लाइक बच्चे को भूख लग रही है तब भी वो रोएगा, ठीक है, उसके सेंसेस के थ्रू, ठीक है, जो उसका संवेदनाएं है उनके थ्रू ही बच्चा यहाँ पर जो है काम करता है। सो इन्फेंट्स एक्सप्लोर द वर्ल्ड यूजिंग देयर सेंसेस लाइक सीइंग, टचिंग, हियरिंग एंड मूवमेंट्स, किसी चीज़ को ग्रैस्प करना या क्रॉलिंग करना। सो जो शिशु है अपनी जो इंद्रियां होती है लाइक देखना, छूना, सुनना और हरकतें, उनका उपयोग करके ही यहाँ पर दुनिया का पता लगाता है, ठीक है। और यही वो स्टेज है यहाँ पर ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चे के अंदर डेवलप होती है, राइट, कि एक जब बच्चे बहुत छोटे हो तो ऐसा नहीं बोलते थे कि भाई ये चीज़ यहाँ पर थी ही नहीं, उसको उस चीज़ को यहाँ पर, ये जो टॉय था उसको तो चिड़िया ले गई, वो तो था ही नहीं, ठीक है। तो जब वो उसकी आंखों के आगे से चला जाएगा तो बच्चों को लगेगा कि भाई वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। लेकिन ये 0 से 2 साल के बीच में ही बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आती है कि भाई या वो चीज़ मुझे दिख रही हो नहीं दिख रही हो लेकिन वो स्टिल वहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। अगर आप बच्चे के आगे से चीज़ को लेके जाओगे यहाँ पर, ठीक है, बाय द एंड ऑफ 2nd ईयर, ठीक है, कि आप बोलोगे कि भाई ये तो यहाँ पर है नहीं, तो बच्चा समझ जाएगा कि भाई ये चीज़ यहाँ पर है। तो वो ऑब्जेक्ट की जो परमानेंस है तो वो यहाँ पर बच्चे के अंदर डेवलपमेंट हो जाती है कि वो चीज़ ऑब्जेक्ट है जो एग्जिस्ट कर रहा है, चाहे वो उसको देख सके या ना देख सके, राइट। सो अ बेबी विल नॉट सर्च फॉर अ हिडन टॉय एट फर्स्ट, राइट। तो जब आप बच्चा बहुत छोटा होता है उसकी कोई टॉय लेके बोल दोगे ना कि भी वो था ही नहीं, तो वो उसको सर्च नहीं करेगा, राइट, तो उस चीज़ को मान लेगा, ठीक है, कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट मुझे दिख नहीं रहा तो वो है ही नहीं। लेकिन जैसे बच्चा डेवलप होता है तो ऑब्जेक्ट परमानेंस उसके अंदर आती है कि भाई वो नहीं दिख रहा है तो वो उन्होंने छुपा दिया होगा, तो बच्चे उसके लिए सर्च यहाँ पर करते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या आता है, जो वस्तु स्थायित्व है उसका विकास हमारा संवेदी मोटर चरण में यहाँ पर हो जाता है। देन नेक्स्ट है हमारी प्री ऑपरेशन स्टेज, जो कि 2 to 7 ईयर्स तक होती है। तो जो यहाँ पर बच्चा होता है वो सिंबल्स, इमेजेस या लैंग्वेज को जो है यूज़ करने लग जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। उसको ऐसा नहीं कि भाई वो केवल सेंसेस के थ्रू यहाँ पर एक्सप्रेस करता है। सो दे आर ईगोसेंट्रिक, मीनिंग जो अपना वर्ल्ड है उसको वो केवल अपने पर्सपेक्टिव से ही यहाँ पर देखते हैं। दे स्ट्रगल विद लॉजिकल रीजनिंग, तो लॉजिकल रीजनिंग उनके अंदर नहीं आती है। और जो कंजर्वेशन का कंसेप्ट है तो वो भी उसके अंदर नहीं आता, ठीक है। मान लो आपने ये इस बाउल में कुछ लिक्विड रखा और आपने अगर बच्चे को एक लंबे ग्लास में ये डाल के दे दिया तो उसको लगेगा कि भाई ये अमाउंट जो है ज़्यादा है, राइट। तो जो कंजर्वेशन है वो यहाँ पर बच्चा अचीव नहीं करता है। तो प्री ऑपरेशन स्टेज में बच्चा प्रतीकों, छवियों और भाषा का उपयोग करना स्टार्ट कर देता है। साथ ही वो अहंकारी होते हैं कि केवल अपने दृष्टिकोण से हम बोल सकते हैं कि वो अपने जो संसार है उसको देखते हैं और तार्किक तर्क जो है उनके अंदर नहीं आते हैं। साथ ही जो संरक्षण की अवधारणा होती है वो भी बच्चे के अंदर नहीं आती, राइट। तो सेल्फ सेंट्रिज्म या ईगो सेंट्रिज्म हम यहाँ पर बोलेंगे बच्चे के अंदर, और बच्चे के अंदर सेंट्रेशन यहाँ पर होती है, ठीक है। तो सेंट्रेशन की एक ही चीज़ पर, अगर मान लो मैं उसको ये लाइन यहाँ पर पढ़ा रही हूँ तो वो एक ही चीज़ पर यहाँ पर फोकस कर पाएगा। ऐसा नहीं कि भाई इस पूरे पेज पर क्या लिखा है वो उस चीज़ को नहीं यहाँ पर देख पाएगा। तो सेंट्रेशन यहाँ पर होता है कि भाई एक ही पार्ट पर बच्चा फोकस करता है। मान लो यहाँ पर लिक्विड डाला तो उसने एक ही पार्ट देखा कि भाई यहाँ पर पानी नीचे तक था, यहाँ पर पानी ज़्यादा है, ठीक, राइट।
तो सेंट्रेशन बच्चे के अंदर रहती है कि भाई मान लो जैसे यहाँ पर हमने लिक्विड डाला तो उसने ये नहीं देखा कि भाई इसकी चौड़ाई ज़्यादा है या इसकी लंबाई ज़्यादा है, इसीलिए ये सेम अमाउंट ऑफ वाटर इसमें यहाँ पर ज़्यादा लग रहा है। उसने केवल देखा कि भाई यहाँ पर लंबाई ज़्यादा है, ये पानी ज़्यादा है, ठीक है। तो सेंट्रेशन बच्चे के अंदर होती है, वो डिसेंटर नहीं कर पाता है चीज़ों को, जो उनके सिम्बॉलिक थॉट उनके अंदर आते हैं, ठीक है। साथ ही ट्रांसडक्टिव जो रीजनिंग है बच्चे की, वो भी यहाँ पर आती है कि भाई उनका कोई लॉजिक नहीं होता लेकिन वो चीज़ों को ऐसे ही कनेक्ट कर देती है, राइट। देन कॉन्क्रीट ऑपरेशन हमारा होता है जो कि ठोस परिचालन चरण होता है 7 से 11 साल तक का। तो यहाँ पर बच्चे के अंदर कंजर्वेशन आती है, इसको हम CCS से याद कर सकते हैं कि भाई बच्चे के अंदर कंजर्वेशन जो है वो डेवलप हो जाती है। बच्चा चीज़ों को क्लासीफाई कर पाता है और बच्चा अगर कोई चीज़ है उसको सीरीज में लगाना है तो वो यहाँ पर कर पाता है। सो चिल्ड्रन बिगिन टू डेवलप लॉजिकल थिंकिंग बट ओनली फॉर रियल वर्ल्ड, राइट। कि जो कॉन्क्रीट चीज़ें हैं, कॉन्क्रीट चीज़ें क्या होती है जिसको हम देख सकते हैं खुद से, ठीक है। अब कोई मेरे को बोलेगा स्पेस में ऐसे होता है, तो उन चीज़ों के बारे में वो बच्चा यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर नहीं सोच पाएगा। वो जो चीज़ें देख रहा है कि ये बॉल है, ये टेबल है, तो वो इन जो कॉन्क्रीट चीज़ें हैं, कॉन्क्रीट सिचुएशंस हैं, उनके बारे में यहाँ पर सोच पाएगा। तो जो बच्चे होते हैं तार्किक सोच का विकास शुरू कर देते हैं, लेकिन वो तार्किक सोच केवल जो वास्तविक दुनिया है, ठीक है, जो केवल ठोस चीज़ें जिनको वो देख सकता है, उसी के लिए यहाँ पर उनमें होती है। दे अंडरस्टैंड कंजर्वेशन नोइंग दैट क्वांटिटी रिमेन्स द सेम इवन इफ अपीयरेंस चेंजेस, राइट। कि जैसा हमने प्रीवियस एग्जांपल दिया था कि भाई एक जो है यहाँ पर जो ग्लास थोड़ा चौड़ा था उसमें पानी है और एक ग्लास लंबा ज़्यादा है, तो उसमें जब सेम अमाउंट ऑफ वाटर को डाला जाएगा तो यहाँ पर जो 7 to 11 ईयर्स का बच्चा होगा तो उसको ये पता रहेगा कि भाई ये जो अमाउंट ऑफ वाटर है ये सेम है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि भाई जैसे पहले बच्चा सोच रहा था कि लंबे ग्लास में ज़्यादा पानी है, तो यहाँ पर जो कंजर्वेशन है वो बच्चे के अंदर आ जाएगी कि भाई ये जो है पानी यहाँ पर दोनों में सेम है। क्लासिफिकेशन बच्चे के अंदर आ जाती है, ठीक है, कि जो यहाँ पर बोल्स रखी हैं, बहुत यहाँ पर बैट रखे हैं, यहाँ पर डोल रखी है, ठीक है। तो अगर हम बच्चे को बोलेंगे तो वो उनको अलग अलग जो है यहाँ पर क्लासीफाई कर पाएगा, ठीक है, कि ये सारी डोल्स हैं, ये सारे बैट हैं, ये सारी बॉल हैं। दे स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम मल्टीपल पर्सपेक्टिव रिड्यूसिंग ईगोसेंट्रिज्म, राइट। कि पहले क्या था, वो केवल अपना पर्सपेक्टिव देते थे, लेकिन अब वो जो है थोड़ा सोशल होने लग जाते हैं, तो दूसरों का पर्सपेक्टिव यहाँ पर वो देखने लग जाते हैं। अ चाइल्ड विल नाउ अंडरस्टैंड दैट इवन इफ यू रीअरेंज अ सेट ऑफ ब्लॉक्स द टोटल नंबर रिमेन्स द सेम, राइट। कि पहले आपने 4 ब्लॉक रखे थे, फिर बाद में 2 ब्लॉक रखे थे, तो वो भी 6 थे। अब पहले 2 रख दो, फिर बाद में 4 रख दो, तो वो भी 6 रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें बच्चे को समझ में आती हैं। तो वो जो संरक्षण है, ठीक है, कि भाई आप पानी को यहाँ पर ज़्यादा छोटे ग्लास में डालोगे या चौड़े ग्लास में डालोगे या उसको लंबे ग्लास में डालोगे तो वो सेम ही रहेगा। ऐसा नहीं कि भाई लंबे ग्लास में आपको ज़्यादा लग रहा है, तो संरक्षण यहाँ पर बच्चे के अंदर आ जाएगा और वे कई दृष्टिकोणों से सोचना शुरू कर देते, ठीक है। कि जैसे पहले एक था कि भाई वो केवल अहम केंद्र थे, अपनी जो उसकी जो थिंकिंग थी उसी से सोचते थे, लेकिन अब जब सोशल बच्चा होता है तो वो दूसरों के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर सोचने लग जाता है। और एक बच्चा ये समझ जाएगा कि भले ही आप ब्लॉक है, जो कोई ब्लॉक है उनका एक सेट है, तो उनको अगर आप फिर से व्यवस्थित करोगे तो उनकी जो कुल संख्या है वही रहती है, राइट। कि जैसे ब्लॉक के गेम्स हो गए, तो उनमें आपने पहले 4 ब्लॉक रखे, बाद में 2 रखे, या पहले आपने 2 ब्लॉक रखे, बाद में 4 ब्लॉक रखे, तो वो उनका जो अमाउंट है वो जहाँ पर सेम ही रहेगा, राइट। देन नेक्स्ट है हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो हमारी 12+ यहाँ पर आती है। तो टीनेजर्स एंड अडल्ट्स डेवलप एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, राइट। तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होती है कि जिन चीज़ों को हम देख नहीं सकते, हाइपोथेटिकल जो सिचुएशंस होती है, हम उन चीज़ों के बारे में भी यहाँ पर सोच पाते हैं। तो किशोरों और वयस्कों में जो अमूर्त सोच है वो यहाँ पर विकसित हो जाती है कि वे काल्पनिक स्थितियों के बारे में सोच सकते हैं। दे कैन यूज रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्लानिंग फॉर द फ्यूचर. A 15-year-old can understand abstract concepts like justice and ethics while a younger child may not, right? कि अगर आप किसी छोटे बच्चे से बात करोगे कि भाई ये नैतिकता है, भाई ये तो हमारे अंदर ऐसी फीलिंग होनी चाहिए, तो उस बच्चे को वहाँ पर नैतिकता क्या है, न्याय क्या है, ठीक है, ये जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं वो यहाँ पर समझ में नहीं आएंगी। लेकिन जब बच्चा फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में होता है तो उसको ये सारी चीज़ें, तर्क है, ठीक है, या जस्टिस है, एथिक्स है, ये जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स हैं, अमूर्त सोच है, वो यहाँ पर बच्चे के अंदर जो है विकसित हो जाती है, राइट। देन नेक्स्ट थ्योरी हमारी इसके अंदर है लेव वाइगोर्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी, ठीक है, जो हमारी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है वाइगोर्स्की का। सो लेव वाइगोर्स्की बिलीव दैट लर्निंग हैपेंस थ्रू सोशल इंटरेक्शन, राइट। इनका मानना ये था कि भाई जो हमारा सामाजिक संपर्क है उसी के माध्यम से हम चीज़ों को सीखते हैं। ही आर्ग्यूड दैट अडल्ट्स, टीचर्स एंड पीयर्स प्लेज अ क्रूशल रोल इन गाइडिंग अ टीचर्स डेवलपमेंट, राइट। कि जो भी हमारे अराउंड जो अडल्ट होते हैं, हमारे टीचर्स होते हैं, हमारे पीयर्स होते हैं, जिनके साथ हम सोशली इंटरेक्ट करते हैं, तो वो हमारी जो डेवलपमेंट है उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करते हैं, राइट। उन्होंने साथ ही जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के लिए के बारे में बताया था, ठीक है, कि एक चीज़ है जहाँ पर बच्चा खुद से काम कर पा रहा है, ये सारा काम जो है बच्चा खुद कर लेगा, ठीक है। ये काम है बच्चा किसी की हेल्प से, यहाँ पर अगर यहाँ पर हेल्प दी जाए तो बच्चा उसको कर लेगा,
और ये काम है कि बच्चे को अगर हेल्प भी दे लोगे तो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये जो काम है जहाँ पर हम हेल्प देके बच्चे से काम करा सकते हैं, ये उन्होंने बोला था ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, कि अगर यहाँ पर बच्चे से ज़्यादा नॉलेजेबल जो है अगर उसकी हेल्प करेगा तो बच्चा इस लेवल को यहाँ पर अचीव कर पाएगा, राइट। बाकी जो नेक्स्ट लेवल है वो बच्चा हेल्प के साथ भी यहाँ पर अचीव नहीं कर पाएगा। मान लो बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है, तो कोई उसको थोड़ा पकड़ के चला रहा है या कैसे उसको साइकिलिंग करनी है वो सिखा रहा है, तो वो इस लेवल को यहाँ पर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, राइट, यहाँ तक उसकी डेवलपमेंट जो है हो सकती है, ठीक है। तो यही उन्होंने बताया था कि जो समीपस्थ विकास का क्षेत्र है, तो यह वह अंतर है जो एक बच्चा अकेले कर सकता है और जो बच्चा कभी नहीं कर सकता। तो उनके बीच में जो चीज़ है कि मदद से बच्चा क्या कर सकता है, तो वो उसका समीपस्थ विकास का क्षेत्र है कि भाई अगर उसको हेल्प मिल जाए तो उसका जो समीपस्थ विकास है वहां तक बच्चा पहुंच सकता है। देन स्कैफोल्डिंग के बारे में भी उन्होंने बताया था। सो स्कैफोल्डिंग मीन्स प्रोवाइडिंग टेम्परेरी सपोर्ट टू चिल्ड्रन इन लर्निंग न्यू स्किल्स। लाइक कोई मैथ का टीचर है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप ओवर द टाइम सोल्व कराते हैं, राइट। सो ओवर टाइम द स्टूडेंट लर्न्स टू सॉल्व इट इंडिपेंडेंटली, ठीक है, कि भाई फर्स्ट स्टेप ये है, इसमें आप ऐसे इक्वेशंस में जो है वैल्यू को पुट करो, देन सेकंड स्टेप ये है, इसमें आपको ये पार्ट करना है। तो जो बच्चा पहले टीचर क्या करेगा, उसकी हेल्प करेगा, लेकिन जब बच्चा सीख जाएगा तो वो अपनी जो हेल्प है उसको वापस ले लेगा। अब ऐसा नहीं कि भाई बच्चे जो है टीचर जो है बच्चे को सिखाता रहेगा। तो उन्होंने मचान के बारे में बात करी थी कि बच्चे को नए कौशल सीखने में मदद के लिए अस्थायी सहायता यहाँ पर देते हैं, ठीक है, कि पहले मान लो जैसे बच्चों को लिखना नहीं आता है तो हम हाथ पकड़ के उनको लिखना सिखाते हैं, राइट, लेकिन जब उनको आ जाता है तो हम उनको लिखना नहीं सिखाते यहाँ पर, ठीक है। तो वही यहाँ पर जो है हमारी मचान होती है कि हम बच्चे की टेम्परेरी हेल्प करते हैं। देन रोल इन लैंग्वेज लर्निंग, तो वाइगोट्स्की ने क्या एम्फेसाइज किया था, इन्होंने बोला था दैट लैंग्वेज इज नॉट जस्ट फॉर कम्युनिकेशन बट ऑल्सो फॉर थिंकिंग एंड लर्निंग, ठीक है। इन्होंने क्या बोला था कि जो हमारी लैंग्वेज है वो ऐसा नहीं कि केवल कम्युनिकेशन, लेकिन हमारी जो थिंकिंग एंड लर्निंग होती है वो भी लैंग्वेज पर ही यहाँ पर डिपेंड करती है। इन्होंने क्या बोला था कि जो थॉट है और लैंग्वेज है वो पहले सेपरेट होते हैं, लेकिन जब बच्चा 3 साल का होता है तो दोनों चीज़ें यहाँ पर मर्ज हो जाती हैं, राइट। तो जो हमारी लैंग्वेज है वो हमारी थिंकिंग और लर्निंग को भी यहाँ पर शो करती है, ये इनका मानना था। इन्होंने प्राइवेट स्पीच के बारे में बात की कि बच्चा खुद को डायरेक्ट करने के लिए भी यहाँ पर प्राइवेट स्पीच का जो है यूज़ करता है। इससे पहले इन्होंने बोला कि भाई बच्चे की जो है सोशल स्पीच आती है वो आती है यहाँ पर 0 से 2 साल का, कि भाई बच्चा एक्सटर्नली यहाँ पर कम्युनिकेट करता है, दूसरों के साथ बात करता है। देन वो जब 3 से 6 साल का होता है, होती है हमारी जो वो प्राइवेट में जो है यहाँ पर चेंज हो जाती है, वो हमारी प्राइवेट स्पीच बन जाती है कि जब बच्चा खुद को डायरेक्ट करता है, राइट, कि जब आपने देखा होगा ना बच्चे को, चलो मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ, मैं तो यहाँ पर खेलने जाऊँगा, कि वो खुद को ही जो है प्राइवेट स्पीच के थ्रू डायरेक्ट कर रहे होते हैं। और जो प्राइवेट स्पीच होती है तो उसके बाद जो हमारी जो यही प्राइवेट स्पीच होती है हमारी इनर स्पीच बन जाती है आफ्टर 7 ईयर्स, राइट, कि अब हम बोल कर नहीं बात करते इनर स्पीच, तो ये हमारी 7 ईयर्स में हो जाती है, ठीक है। कि पहले हम बात करते कि मुझे तो यहाँ जाना है, मैं जा रहा हूँ, ठीक है, वो खुद को डायरेक्ट कर रहे थे वर्बली, लेकिन वो जब 7 साल का बच्चा होता है तो वो इनर स्पीच हो जाती है कि वो उसको बात करने की जरूरत नहीं है, खुद को डायरेक्ट करने के लिए भी बोलने की जरूरत नहीं है, हम ये टास्क करना है, इसके बाद मुझे ये टास्क करना है, ऐसा नहीं कि भाई हम वर्बली खुद को डायरेक्ट यहाँ पर कर रहे हैं, राइट। तो सीखने में जो भाषा की भूमिका है उनके ऊपर वाइगोट्स्की ने बोला था कि जो भाषा है सिर्फ संचार ही नहीं बल्कि जो है सोचने और सीखने के लिए भी है। और इन्होंने निजी भाषण के लिए भी काम किया है। उससे पहले इन्होंने जो सोशल जो है लैंग्वेज है, उस सोशल स्पीच है, उसके बारे में भी काम किया है कि भाई जो 0 से 2 साल तक का बच्चा होता है दूसरों से बात करता है, ठीक है, तो उसके लिए लैंग्वेज को यूज़ करता है। 3 से 6 साल का बच्चा प्राइवेट स्पीच यहाँ पर यूज़ करता है खुद को डायरेक्ट करने के लिए, राइट। किसी से बच्चा खुद के शूलेस बांध रहा है तो उसके लिए खुद से बात कर रहा है कि भाई मुझे शूलेस बांध के जल्दी से स्कूल में जाना है या रनिंग करनी है, ठीक है। और जब 7 साल का बच्चा होता है तो वही जो प्राइवेट स्पीच होती है वो हमारी इनर स्पीच में कन्वर्ट हो जाती है कि अब हम जब खुद को डायरेक्शन दे रहे होते हैं तो हमें वर्बली यहाँ पर बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये था हमारा कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट है हमारा साइको सोशल पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन ग्रोथ, राइट, कि जो मनोसामाजिक परिप्रेक्ष्य है मानव विकास का वो क्या है। सो द साइको सोशल पर्सपेक्टिव फोकस ऑन हाउ सोशल रिलेशनशिप्स एंड इमोशनल एक्सपीरियंसेस शेप ह्यूमन डेवलपमेंट, एक्सप्लेन्स हाउ पीपल इंटरेक्ट विद अदर्स, फॉर्म रिलेशनशिप्स एंड डेवलप इमोशनल वेलबींग थ्रू आउट द लाइफ, राइट। तो जो मनोसामाजिक परिप्रेक्ष्य है ये केंद्रित करता है कि जो भी हमारे सामाजिक संबंध है, हमारा भावनात्मक अनुभव है, तो उसका हमारे मानव विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो हमारे मानव विकास को कैसा आकार देते हैं। तो यह बताता है कि लोग दूसरों के साथ कैसे बातचीत करते हैं, रिश्ते बनाते हैं और जीवन भर भावनात्मक कल्याण को कैसे विकसित करते हैं। तो वो जो हमारा
मनोसामाजिक परिप्रेक्ष्य है वो मानव जो विकास है उसको किस प्रकार से प्रभावित यहाँ पर करेगा, राइट। तो इसमें हमारी थ्योरी है सबसे पहले एरिक एरिक्सन साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, राइट। सो एरिक एरिक्सन कौन थे? जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। बिलीव दैट ह्यूमन डेवलपमेंट हैपेंस इन 8 स्टेजेस, राइट। तो उन्होंने 8 स्टेजेस पर यहाँ पर काम किया कि भाई इस स्टेज पे जो है ये साइको सोशल स्किल बच्चे के अंदर डेवलप होगा। सो फ्रॉम इन्फेंसी टू लेट अडल्टहुड ईच स्टेज प्रेजेंट्स साइको सोशल कॉन्फ्लिक्ट which is a challenge that a person must resolve to grow emotionally and socially. Successful resolving these conflicts led to positive personality development, while failures can result in difficulties later life, right? तो ये क्या बोलते हैं, जो कि हमारे एरिक एरिक्सन जर्मन अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे, उनका मानना था कि शैशवावस्था से लेकर वयस्कता तक 8 चरण में इन्होंने जो है हमारा जो मनोसामाजिक विकास है उसको जो है बांटा है, और प्रत्येक चरण में मनोसामाजिक संघर्ष है, राइट। कि भाई 2 चीज़ें हैं यहाँ पर, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, उसके बीच में संघर्ष है यहाँ पर, जो कि एक चुनौती है जिसे व्यक्ति के भावनात्मक और सामाजिक रूप से विकसित होने के लिए हल करना चाहिए, राइट। कि भाई इस स्टेज पर जो है बच्चे ने पॉजिटिव चीज़ को अचीव किया तो वो उसके लिए हेल्पफुल रहेगी, साथ ही नेगेटिव चीज़ को अगर अचीव किया तो वो उसके लिए हार्मफुल रहेगी अगली वाली स्टेजेस में भी जाकर, राइट। तो इन संघर्षों को सफलतापूर्वक करने के लिए सकारात्मक व्यक्तित्व विकास होता है, जबकि ठीक है, अगर ये सारी स्टेजेस बच्चे ने अच्छे से करी है, ठीक है, कि भाई उसकी सारी डेवलपमेंट अच्छे से होगी है, तो वो बच्चा जो है सकारात्मक व्यक्तित्व वाला होगा। लेकिन अगर उसको विफलता मिली है तो उसके बाद उसको जीवन में कठिनाइयाँ यहाँ पर देखने को मिलेंगी, राइट। जैसे हमारी इन्फेंसी होती है 0 से 1 ईयर, तो यहाँ पर बच्चे के जो है कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पर होता है? ट्रस्ट और मिसट्रस्ट के बीच में, राइट। तो बेबीज यहाँ पर केयर गिवर्स, उनके माता पिता है जो उनकी देखभाल करते हैं, उनके ऊपर डिपेंड होते हैं। अगर उन्होंने उनको अच्छे से खाना दिया, वार्मथ दी, कंफर्ट किया, तो यहाँ पर बच्चे के अंदर ट्रस्ट डेवलप होगा कि भाई वो दूसरों पर जो है विश्वास यहाँ पर कर पाएंगे, ठीक है। कि अगर उन्हें अच्छे से भोजन मिल रहा है, अच्छे से लाड प्यार बच्चे से किया जा रहा है, तो विश्वास उनके अंदर आएगा। लेकिन अगर इस स्टेज पर 0 से 1 साल तक के जो बच्चे हैं उनको अगर प्यार नहीं दिया गया, राइट, उनको टाइम पर भोजन नहीं दिया गया, ठीक है, कंफर्ट नहीं दिया गया, तो उनको अंदर जो है अविश्वास आएगा, जो कि आने वाले स्टेजेस को भी यहाँ पर प्रभावित करेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा अर्ली चाइल्डहुड, जो कि 1 to 3 ईयर्स होता है। इसमें ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, राइट। तो यहाँ पर बच्चा जो है जो अपनी इंडिपेंडेंस है उसको एक्सप्लोर करना जहाँ पर सीख जाते हैं, राइट। तो बच्चे क्या है, स्वतंत्रता की खोज में यहाँ पर निकलते कि आप देखोगे वो खुद से खाना चाह रहे, तो अगर पेरेंट्स उनको खुद से खाने देंगे, राइट, कि भाई वो खुद से खाना चाह रहे तो चलो थोड़ा बहुत यहाँ पर वो जो है खुद से चीज़ों को करके देखे, तो उनको अगर सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिला तो उनके अंदर ऑटोनॉमी आएगी, ठीक है, स्वायत्तता आएगी कि भाई वो नई चीज़ें यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। खुद के लिए जो स्वायत्तता वाली फीलिंग है वो उनके अंदर आएगी। लेकिन अगर उनको बहुत रोक टोक करेगी कि भाई आप तो कपड़े गंदे कर लोगे, खुद से नहीं खाना, ये नहीं करना, ठीक है, वहाँ पर उनको रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा लगाई, तो शेम एंड डाउट जो है उनके अंदर यहाँ पर डेवलप होगा, ठीक है, खुद के लिए संदेह। देन प्री स्कूल एज होती है हमारी 3 to 6 ईयर्स। यहाँ पर क्या है, बच्चा नई नई चीज़ों को इनिशिएट करता है, ठीक है, कि भाई मुझे ये काम करना है, ठीक है, अब मेरा इस सब्जेक्ट को पढ़ने का मन नहीं है, या मुझे इस तरीके का काम करना है, मुझे खेलना है, ठीक है। तो अगर उसको इनिशिएट करने दिया गया इन चीज़ों को, ठीक है, तो उसके अंदर इनिशिएटिव वाली फीलिंग आएगी कि लाइफ में अगर कहीं पर भी उस बच्चे को इनिशिएट करना है वो कर जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर हमने बच्चे को एनकरेज नहीं किया, ठीक है, कि भाई वो कुछ करना चाह रहा है, लेकिन हमने फोर्सफुल ट्राई किया कि भाई बच्चा को रुक जाए, उसको जो नई चीज़ सीखना चाहता था उसको हमने नहीं सीखने दी, तो बच्चे के अंदर गिल्ट की फीलिंग आएगी, क्योंकि वो लाइफ में जब भी इनिशिएटिव लेने की बारी आएगी तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक गिल्ट वाली फीलिंग आएगी, अपराध बोध आएगी, राइट। तो जिस बच्चे को सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित किया गया वह नेता बन जाता है, जबकि जिस बच्चे को लगातार रोका जाता है वह नई चीज़ों को आजमाने से डर जाता है, राइट। कि भाई उसको स्टार्टिंग से ही नहीं बोलने दिया गया तो उसको हमेशा हिचकिचाहट रहती है कि भाई मैं कैसे बोलूँगा, तो एक गिल्ट की, अपराध बोध की जो भावना बच्चे के अंदर रह जाती है। देन नेक्स्ट है हमारा स्कूल एज, जो कि 6 से 12 साल तक की होती है। इसमें इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी यहाँ पर आती है, राइट, कि बच्चे नए नए स्किल सीखते हैं, पढ़ना लिखना, टीम वर्क कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हमने बच्चे को एनकरेज किया, ठीक है, उसके जो भी टास्क हैं उनके लिए अच्छे से, तो उनके अंदर इंडस्ट्री वाली फीलिंग आएगी। लेकिन अगर हमने कॉन्स्टेंटली उनको कंपेयर किया कि भाई वो इतना अच्छा कर रहा है, आप नहीं कर रहे हो, मतलब जो बच्चे की क्वालिटीज थी उस पर हमने फोकस नहीं किया, कंपैरिजन में, ठीक है, या एक रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट हम बोल सकते हैं, अगर हमने उसको दिया तो उसके अंदर इंफीरियोरिटी की, उद्योगहीनता वाली जो है फीलिंग उसके अंदर आएगी, ठीक है। तो जब बच्चे नए कौशल सीखते हैं, एक पढ़ना हो गया, लिखना हो गया, टीम वर्क हो गया, तो अगर अच्छे से हम प्रोत्साहित करेंगे तो उस बच्चे के अंदर उद्योग वाली फीलिंग यहाँ पर आएगी। लेकिन जब हम लगातार उसके दूसरों से तुलना करेंगे कि भाई उसके इस सब्जेक्ट में इतनी स्कोर करे उस बच्चे ने, ठीक है, या वो इतना अच्छा कर रहा है, आप नहीं कर रहे हो, तो लगातार अगर उसकी तुलना करेंगे तो वो खुद में ही यहाँ पर असक्षम महसूस करता है और हीनता की भावना उस बच्चे के अंदर यहाँ पर डेवलप हो जाती है।
देन नेक्स्ट हमारी अडल्सेंस, राइट। तो जो भी 12 से 18 साल की एज होती है, सो टीनेजर्स ट्राई टू फाइंड देयर आइडेंटिटी एंड पर्सनल वैल्यूज, राइट, कि भाई मैं हूँ कौन, मुझे बड़ा होकर क्या बनना है, कौन सा करियर ऑप्शन लेना है। तो यहाँ पर 18 वो इज अलाउड टू एक्सप्लोर डिफरेंट करियर चॉइसेस की, जिसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, तो उसके अंदर उसकी आइडेंटिटी वाली फीलिंग आएगी, राइट, कि भाई मुझे ये करना है और आगे जाकर मुझे फ्यूचर में ये बनना है। लेकिन अगर हमने बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रेशर किया, उसकी जो चॉइसेस उसका बिल्कुल ध्यान नहीं रखा, तो बच्चे के अंदर रोल कन्फ्यूजन रहेगी। लाइक बच्चा बनना चाहता था डॉक्टर, बच्चे को इंजीनियरिंग में डाल दिया, तो वो इंजीनियर तो अच्छा बन ही नहीं पाएगा, साथ ही वो इंजीनियर का जो टैग है उसको भी अच्छे से एक्वायर नहीं कर पाएगा, राइट, क्योंकि उसको हमेशा से डॉक्टर बनना था। ठीक है, तो इसके जो किशोरावस्था होती है वहाँ पे 12 से 18 वर्ष के अंदर या तो बच्चे के अंदर पहचान आती है, और अगर हमने उसके ऊपर दबाव डाला या उसको अच्छे से एक्सप्लोर नहीं करने दिया, तो उसके अंदर जो अपनी खुद की भूमिका है उसके लिए भ्रम यहाँ पर पैदा हो सकता है। देन नेक्स्ट है हमारी यंग अडल्टहुड, 18 से 40 वर्ष तक। यहाँ पर इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, राइट, कि अगर बच्चे के जो भी अडल्ट है उनका रिलेशनशिप अच्छा है, उनकी मेंटल लाइफ अच्छी है, उनकी लव लाइफ अच्छी है, इमोशनल कनेक्शन उनके अच्छे हैं, तो उनके अंदर इंटीमेसी वाली फीलिंग आएगी। लेकिन अगर उनको ये सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं मिल रही, लाइक उनके फ्रेंड्स अच्छे नहीं हैं, उनकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, उनको यहाँ पर चीटिंग करी गई उनके साथ, तो वो अलगाव वाली फीलिंग यहाँ पर उनके अंदर आ जाएगी, राइट। So a person who finds a strong friendship or romantic partner may feel secure, while someone who avoids relationships may feel isolated, right? जिसने avoid किया हो या उसको relationship ही ऐसे मिली हो, तो उसके अंदर isolation वाली feeling यहाँ पर आ सकती है, right? तो वयस्क जो है गहरे रिश्ते और भावनात्मक जुड़ाव यहाँ पर चाहते हैं अपनी युवावस्था में, तो अगर उनको वो रिश्ते मिल गए तो अंतरंगता उनके अंदर आती है। लेकिन अगर उनका जो साथी है वो अच्छा नहीं है, कोई चीटिंग कर दी है, या उनके जो दोस्त हैं उन्होंने उनके साथ धोखा किया है, तो यहाँ पर इंसान के अंदर अलगाव वाली फीलिंग आ जाती है। देन लेट अडल्टहुड, ये हमारा 65 प्लस ईयर होता है, राइट। तो इसमें इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर, ठीक है, कि जब कोई ओल्ड हो जाता है तो वो रिफ्लेक्ट करता है अपनी लाइफ को, ठीक है, कि भाई मैंने ये बनना था, मैंने ठीक है मेरे को स्पेशल एजुकेटर बनना था, मैंने उसकी प्रिपरेशन की और मैंने अचीव कर लिया, ठीक है, तो वो बहुत खुश होगा, उसके अंदर इंटीग्रिटी ईमानदारी वाली फीलिंग आएगी, राइट, कि भाई मैंने अपनी लाइफ में जो करना था किया। लेकिन जिस बच्चे ने नहीं किया, मान लो कि भाई मुझे पढ़ना था, उस टाइम पे मैं नहीं पढ़ा, काश मैं पढ़ लिया होता तो आज मेरी लाइफ क्या होती, मैं अपने बच्चों को इतना पढ़ाता, इतना पैसा उन पर खर्च करता, ये गाड़ी मेरे पास होती, ऐसा घर होता, तो वो निराशा वाली फीलिंग उसके अंदर आएगी। सो अ पर्सन who lived with purpose enjoy all days, while someone with unresolved regrets feel disappear, right, कि अगर किसी के अंदर रिग्रेट यहाँ पर रह गए तो उसके अंदर निराशा आएगी। और जिस व्यक्ति ने अपना जीवन अच्छे से जिया है, उद्देश्यपूर्ण तरीके से जिया है, ठीक है, तो उसके अंदर यहाँ पर ईमानदारी की फीलिंग आएगी। सो एवरी स्टेज बिल्ड्स ऑन द प्रीवियस वन, ठीक है, कि भाई हमारी जो प्रीवियस स्टेज है वो हमारी नेक्स्ट स्टेज को यहाँ पर इम्पेक्ट करेगी। अनरिजोल्व जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो वो यहाँ पर लेटर डेवलपमेंट को यहाँ पर इफेक्ट करेंगी, राइट, ठीक है। देन सोशल रिलेशनशिप शेप्स पर्सनैलिटी, की जो हमारी फैमिली, फ्रेंड्स और सोसाइटी है वो एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करती है। एंड देन इमोशनल वेलबिंग डिपेंड्स ऑन रिजोल्विंग लाइफ चैलेंजेस, राइट, कि हमारी इमोशनल वेलबिंग कैसी रहेगी, तो वो डिपेंड करता है कि भाई हमारी लाइफ में जो चैलेंजेस आए उनको कैसे रिजोल्व किया, ठीक है, कि वहाँ पर मुझे सक्सेस मिली, मैंने अच्छे तरीके से हैंडल किया, यहाँ वहाँ पर मुझे फेलियर मिलेगी। तो ये एरिक एरिक्सन की जो है थ्योरी की समरी थी कि भाई हमारी जो सारी स्टेजेस हैं इंटर रिलेटेड होती हैं, कि कोई अनरिजोल्व है तो वो हमें इम्पेक्ट करेगी, ठीक है, या किसी चीज़ को हमने कितनी प्रॉब्लम है उसको कितने अच्छे से रिजोल्व किया है, तो वो यहाँ पर इम्पेक्ट करेगी। कि मान लो प्रॉब्लम काफ़ी मैंने अच्छे से जो है रिजोल्व करी, ठीक है, उनके बाद मुझे सक्सेस मिली, तो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि भाई मैंने वो प्रॉब्लम सी वो यहाँ पर सोल्व कर दी, तो ये क्या चीज़ है। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो मेरे को रहेगा कि भाई मेरे से तो वो भी नहीं हुई, तो नेक्स्ट यहाँ पर कैसे सोल्व होंगी। सो देन इसी में नेक्स्ट हमारी एक थ्योरी आती है जॉन बॉल्विस अटैचमेंट थ्योरी, ठीक है, जॉन बॉल्वी का जो लगाव सिद्धांत है। सो ही इज अ ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट, studied how early bonds with caregivers affect emotional development. He believed that attachment to a caregiver is essential for a child's emotional security and future relationship, right? तो ये बात करते हैं कि भाई जो हमारा शुरुआती बंधन होते हैं हमारा भावनात्मक विकास को प्रभावित करते हैं, उनका मानना है कि जो देखभाल करने वाले के साथ जो बच्चे का लगाव है वो बच्चे की भावनात्मक सुरक्षा और जो उसके भविष्य के रिश्ते हैं उसके लिए जो बच्चे की भावनाएं हैं उनको यहाँ पर इम्पेक्ट करती हैं, राइट। तो इंपॉर्टेंस क्या है अटैचमेंट की, बेबीज आर बॉर्न विद अ नेचुरल नीड ऑफ लव, सेफ्टी एंड केयर। सो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद केयर गिवर, जैसे कि मदर होगी, कोई भी जो उसकी केयर कर रहा है, मदर है, फादर है, helps a child feel secure and loved. If attachment is weak or inconsistent, the child may develop emotional insecurity, right? तो ये यहाँ पर बात करते हैं कि जो लगाव है बच्चे का वो क्यों महत्वपूर्ण है यहाँ पर। तो जो बच्चा होता है, बच्चे प्यार, सुरक्षा और देखभाल की स्वाभाविक जरूरत के साथ पैदा होते हैं, राइट, कि उनको प्यार, देखभाल और सुरक्षा चाहिए होती है। तो देखभाल करने वाले जैसे कि माँ है, पापा है, ठीक है,
उनके साथ अगर बच्चे का संबंध मजबूत है तो वो प्यार महसूस करने में उनकी मदद करता है। और अगर उनका अलगाव है कि भाई उनको अच्छे से प्यार नहीं मिला, अच्छे से केयर नहीं करेगी उनकी, तो अलगाव जो है कमज़ोर, अगर असंगत है, तो बच्चे में जो भावनात्मक असुरक्षाएं हैं, ठीक है, कि इमोशनल स्टेबिलिटी बच्चे के अंदर यहाँ पर अच्छे तरीके से नहीं आ पाएंगी, इनसिक्योरिटीज़ काफ़ी रहेंगी, राइट। तो टाइप्स ऑफ अटैचमेंट के लिए जो उन्होंने बात करी तो वो क्या है, सो बावली आइडेंटिफाइड 4 टाइप्स ऑफ अटैचमेंट, राइट। तो 4 टाइप के अटैचमेंट के लिए उन्होंने बात करी है ऑन हाउ केयर गिवर्स रिस्पॉन्ड टू चाइल्ड्स नीड, राइट। सो फर्स्ट है हमारा सिक्योर अटैचमेंट, जिसमें एक हेल्दी बॉन्ड होता है, ठीक है, जो हमारा सुरक्षित लगाव होता है। द चाइल्ड फील सेफ एंड लव, द केयर गिवर इज रिस्पॉन्सिव एंड केयरिंग, द चाइल्ड ग्रोज अप विद कॉन्फिडेंस एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, अ चाइल्ड हू इज कंफर्टेड व्हेन स्केयर्ड फील्स सिक्योर एंड ट्रस्ट पीपल, राइट। तो यहाँ पर अगर बच्चे का जो लगाव है वो सुरक्षित है, ठीक है, कि भाई बच्चे को प्यार मिला है, वो अच्छे से सुरक्षित और प्यार अपने जो केयर गिवर से देखभाल करता है उनके साथ महसूस कर रहा है, देखभाल करने वाला उत्तरदायी है और देखभाल अच्छे से यहाँ पर करी जाती है बच्चे की, ठीक है, केयरिंग नेचर का है जो उसकी देखभाल करता है, और बच्चा आत्मविश्वास और मजबूत रिश्तों के साथ बड़ा होता है, ठीक है। अगर उनको केयर और लव अगर अच्छा मिला है तो बच्चे के अंदर आत्मविश्वास होगा और उसके जो रिश्ते हैं वो अच्छे होंगे, तो उनके साथ बच्चा बड़ा होगा। और जब बच्चा स्केर्ड था, इनसिक्योर फील कर रहा था, तब भी उसको सिक्योर अगर फील कराया गया है तो बच्चे के अंदर दूसरों को ट्रस्ट करने की फीलिंग यहाँ पर डेवलप होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अवॉइडेंट अटैचमेंट, राइट, कि एक परिहार्य लगाव, जिसको दुरस्थ बंधन भी हो बोल सकते हैं। अ चाइल्ड रिसीव लिटिल इमोशनल सपोर्ट फ्रॉम केयर गिवर, ठीक है, कि थोड़ा बहुत इमोशनल सपोर्ट उसको मिल रहा है, ऐसा नहीं कि भी बिल्कुल अच्छे से उसकी केयर करी जा रही है। अ चाइल्ड लर्न्स टू सप्रेस इमोशंस एंड अवॉइड क्लोजनेस, राइट, कि यहाँ पर बच्चा अपने इमोशंस को खुद ही सप्रेस करने लग जाता है कि भाई दूसरे उसके इतने अच्छे से केयर नहीं करते कि वो उसके इमोशंस को इतना अच्छे से समझे, उसको अवॉइड यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चा भी जो है क्लोजनेस को अवॉइड करता है, साथ ही अपने इमोशंस को सप्रेस करता है। अ चाइल्ड हू इज इग्नोर्ड व्हेन क्राइंग मे ग्रो अप इमोशनली डिस्टेंट, राइट, कि अगर बच्चा रो रहा है तो तब भी उसकी इग्नोर कर दिया गया है तो इमोशनली डिस्टेंट यहाँ पर बच्चा जो है ग्रो होगा। तो बच्चे को देखभाल करने वालों से बहुत कम अगर भावनात्मक समर्थन मिला है तो उसे परिहार्य लगाव वाली बॉन्ड की जो कंडीशन उसको उसमें हम डालेंगे। तो यहाँ पर क्या करेगा, बच्चा अपनी भावनाओं को दबाने लगेगा, ठीक है, कि इतना सिक्योर उसको फील कराया ही नहीं गया कि भाई अपनी भावनाओं को वो अच्छे से लोगों को बता सके, और लोगों के साथ निकटता से भी यहाँ पर बच्चा जो है बचता मिलेगा, ठीक है, वो नहीं चाहता लोगों के साथ निकटता। और एक बच्चा जिसे रोते समय अनदेखा कर दिया जाता है तो वो बड़ा होकर भावनात्मक रूप से दूर हो सकता है, कि मान लो कोई बच्चा रो रहा है, उसके पेरेंट्स है उसको केयर ही नहीं करी, ठीक है, कि भाई रोता रहे, तो बाद में जाकर जो उनके रिलेशन है उसके पेरेंट्स के साथ वो यहाँ पर अच्छे नहीं होंगे। देन नेक्स्ट है हमारा एम्बिवेलेंट अटैचमेंट, राइट, जो एंसियस होती है, इनकंसिस्टेंट बॉन्ड होता है, राइट। तो द केयर गिवर इज समटाइम केयरिंग एंड समटाइम नेग्लेक्टफुल, राइट, कि एक टाइम होता है कि भाई जो पेरेंट्स अच्छे से केयर करते हैं और एक टाइम कि बिल्कुल ही बच्चे को नेग्लेक्ट कर दिया। तो द चाइल्ड में फील अनसर्टेन एंड कॉन्स्टेंटली सीक्स अटेंशन, राइट। तो यहाँ पर जब बच्चे को एक बार अटेंशन मिली है तो वो अटेंशन को ही सीक करेगा, राइट। तो एक अनसर्टेन फील यहाँ पर उसको मिल रही है कि भाई कभी तो उसको इतना अच्छे से प्यार कर रहे हैं, इतने अच्छे से केयर कर रहे हैं, कभी उसकी नहीं कर रहे हैं। सो अ चाइल्ड वो क्लिंग्स टू पेरेंट्स आउट ऑफ फियर ऑफ बीइंग अबैंडन्ड, राइट। तो देखभाल करने वाले कभी कभी देखभाल अगर करते हैं और कभी कभी नहीं करते, तो यहाँ पर जो है उभययावी लगाव बच्चे का उसके पेरेंट्स के साथ होता है, वो फीलिंग उसके अंदर डेवलप होती है और बच्चा अनिश्चित महसूस करता है कि उसको यहाँ पर अच्छे से प्यार मिला है, अच्छे से सिक्योर उनके पेरेंट्स ने किया है, लेकिन जब कभी कभी नहीं करते तो बच्चा अनिश्चित यहाँ पर महसूस करता है और लगातार ध्यान जाता है कि भाई मेरे पेरेंट्स मेरी तरफ ध्यान दे, मुझसे प्यार करे, राइट। तो एक बच्चा जो त्याग दिए जाने के डर से माता पिता से यहाँ पर चिपका रहता है, तो ये जो है उनके अंदर डेवलप हो जाता है कि काफ़ी एंशियस अटैचमेंट यहाँ पर बच्चे की उसके पेरेंट्स के लिए होती है। देन हमारा डिसऑर्गेनाइज अटैचमेंट की कंफ्यूज बॉन्ड है, द केयर गिवर इज अब्यूसिव और फ्राइटनिंग, ठीक है, कि जो देखभाल करता है वो बहुत दुर्व्यवहार करता है या बिल्कुल डराने धमकाने वाला, कि बच्चा रो रहा है तो उसको ऐसा नहीं कि भी कोई समझाएगा, उसको डरा के धमका के ऐसे रखा जा रहा है। सो अ चाइल्ड डेवलप फियर एंड कंफ्यूजन अबाउट रिलेशनशिप, राइट। तो यहाँ पर जो भी बच्चा है उसको उसकी जो रिलेशनशिप है उनके लिए भ्रम और डर यहाँ पर पैदा होगा। एंड चाइल्ड वो एक्सपीरियंसेस नेग्लेक्ट में स्ट्रगल विद ट्रस्ट इन एडल्टहुड, राइट। और जो बच्चा उपेक्षा का अनुभव यहाँ पर करता है तो उन्हें वयस्कता में भी विश्वास के साथ संघर्ष जो है करना पड़ सकता है, राइट। तो इस थ्योरी में क्या बताया गया कि भी जो अटैचमेंट होती है हमारी, अटैचमेंट हमारी जो देखभाल करता होती है वो हमारी जो इमोशनल सिक्योरिटी है उसको इफेक्ट करती है, ठीक है, कि अगर हमें अच्छे से प्यार मिला, अच्छे से केयर मिली तो हमारी इमोशनल सिक्योरिटी यहाँ पर अच्छी रहेगी, अदरवाइज हम इनसिक्योर यहाँ पर फील कर सकते हैं। एंड अर्ली रिलेशनशिप जो हमारी होती है, ठीक है, कि जो हमारी फर्स्ट रिलेशनशिप बिल्कुल होती है कि हमारे पेरेंट्स हैं उनके साथ, तो वो हमारी जो फ्यूचर रिलेशनशिप है वो चाहे फ्रेंड है या कोई रोमांटिक पार्टनर है, तो उनके लिए यहाँ पर जो उन सब चीज़ों को यहाँ पर इन्फ्लुएंस करती है। एंड देन केयर गिवर्स प्ले अ मेजर रोल इन इमोशनल डेवलपमेंट, राइट। तो जो हमारा
केयर गिवर है कि जिसने बिल्कुल स्टार्टिंग से हमारी केयर करी है, तो वो हमारी इमोशनल डेवलपमेंट कैसी होगी उसके लिए एक अहम रोल यहाँ पर जो है प्ले करता है। ये जो है इस थ्योरी में बताया गया है। थ्योरीज यहाँ पर हमने कवर करी है, उनकी ही क्वेश्चंस हमने आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर रखे हैं कि भाई आपको इनमें से कितना समझ में और किस टाइप के क्वेश्चन जो है इन थ्योरी से आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आपको इन सभी क्वेश्चंस का जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्योंकि इसका रिप्लाई कि भाई कौन सा आंसर करेक्ट है वो हम कमेंट बॉक्स में ही आपको करेंगे, राइट। देन दिस इज 5th and 6th क्वेश्चन। ये हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में लिखा है कि भाई किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। तो आप इनको अच्छे से पढ़ के इसका रिप्लाई जो है हमें कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं कि आपने जो भी हमने अब तक पढ़ा है ये जो थ्योरीज हैं तो उसमें कितना आपको समझ में आया है, वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। एंड देन दीज आर द लास्ट 2 क्वेश्चंस, राइट। तो ये टोटल 12 क्वेश्चंस आपको करने हैं। सो इफ़ यू लाइक आवर कंटेंट, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको कोई सजेशन देना कि भाई इस तरीके से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है या कहीं पे कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो वो आप हमें बता सकते हैं। सब्सक्राइब नाउ एंड देन ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप एज वेल, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई आपका डाउट है। एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, क्योंकि वहाँ पर भी हम शॉर्ट क्वेश्चंस की जो है रील्स जो है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो उनकी रील्स बनाकर पोस्ट करते रहते हैं, ताकि आप अगर स्क्रॉल भी कर रहे हो तो वहाँ पर भी आपको 1-2 क्वेश्चन तो दिन में दिख ही जाएगा। सो कनेक्ट विद अस एवरीवेयर, सब्सक्राइब एंड स्टे अपडेटेड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, नमस्कार।